अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ज़राए हमें ऐसा बता रहे हैं कि हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, जिनका नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी ने आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की है और इस बारे में भी ज़राए बता रहे हैं कि इस मुलाकात में वफ़द ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगा दिए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत ने PTI की जानिब मुज़ाकरात का हाथ बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि माहौल को साजगार बनाने के लिए बानिए PTI को रिहा भी किया जा सकता है और इस हवाले से नवाज शरीफ भी तैयार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन ने पेशकश को मुस्तरद किया है और वो बराह रास्त इदारों से बातचीत की तरफ देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात को लेकर एक दो नहीं है बल्कि 10 तरह के बयानिए हैं। साबिक सदर सबसे बातचीत को तैयार हैं, हर रहनुमा एक नई बात कर रहा है। किसकी बात को पार्टी पॉलिसी समझा जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मेरी खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया। अली साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए कि हुकूमत ने आपकी तरफ मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया है। वज़ीर आज़म के मुशीर कह रहे हैं कि माहौल को साजगार बनाने के लिए बानिए PTI की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है और मियाँ साहब ने भी इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया है। तो सर, क्या तहरीक इंसाफ भी हुकूमती जमातों को हकीकत तस्लीम करते हुए मुज़ाकरात करेगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम मसाइल चूँकि सियासी मसाइल हैं, जनाब इमरान खान साहब के केसेस भी पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, प्रिजनर ऑफ कॉन्शियस हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इसी तरह तमाम असीरान एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के नतीजे में जेलों में, हमने भी जेल काटी, हम भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, अदालत से बरी हुए। इन मसाइल का हल जो है वो किसी भी सूरत में कोई गैर सियासी नहीं है, इनका हल सियासी है और सियासी मसाइल के हल के लिए आपको बैठ के बात करनी पड़ती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात आज राना साहब ने दोबारा की है, तो तहरीक इंसाफ ने जनाब इमरान खान साहब के हुक्म पे एक कमेटी बनाई थी जिसमें 3 जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत को उनसे रब्ता करना चाहिए। अगर उमर यूब साहब जो इसमें मेंबर हैं या शिबली फराज साहब जो इसमें मेंबर हैं या अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी तरफ से रिस्पांस आ जाए, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी। जहां तक मुज़ाकरात से इनकार की बात है, वो एक राय हो सकती है, लेकिन पार्टी पॉलिसी फिलहाल नहीं है क्योंकि इस पे कोर कमेटी की मीटिंग अभी नहीं हुई। सही। अच्छा, ये 3 रुकनी कमेटी की जो आप बात कर रहे हैं, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर वगैरह इसका हिस्सा थे, उनसे ये टास्क लेकर आरिफ अलवी साहब को क्यों दिया गया है? देखिए, अलवी साहब तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। अभी मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात का कोई टास्क मेरे नॉलेज में तो इस तरह से नहीं है। वो एक्टिव हुए हैं और परसों रात हम इकट्ठे ही थे, मैं उनके साथ था। एक जगह हम किसी खाने पे थे और बड़ी तफसीली गुफ्तगू बड़े अरसे बाद मोहतरम सदर मुमलिकत साबिक से हुई है। अलवी साहब हमारी जमात के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं और इमरान खान साहब के 96-97 के साथी हैं। बड़ा अच्छा लगा कि वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से जो कमेटी है वो तो इन 3 का नाम है, लेकिन मेरी अब ये जाती राय है कि इसमें हो सकता है खान साहब मजीद कोई सीनियर्स, कोई और लोग भी ऐड करें या ना करें, लेकिन मेरे ख्याल में मुज़ाकरात ही वे फॉरवर्ड है और वो पॉलिटिकल फोर्सेस से ही होंगे। मैं किसी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ अली साहब, ये बताएं, साबिक सदर साहब को एंगेजमेंट हो सकती पार्टी है, में जिम्मेदारी क्या दी गई है? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि वो काफ़ी एक्टिव है, हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो साइड लाइन किए हुए पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं, उनके भी घर जा रहे हैं आरिफ अलवी साहब। तो ये किसी स्पेसिफिक जिम्मेदारी का हिस्सा है और वो जिम्मेदारी क्या है? अलवी साहब पॉलिटिकल आदमी रहे हैं और चूंकि सदर का ओहदा एक ऐसा बड़ा ओहदा है कि उसके बाद आपकी बहुत जिम्मेदारियां बनती हैं, लेकिन अब बड़े अरसे बाद वो दोबारा ओपन में आए हैं, पुराने पॉलिटिकल राब्ते बहाल कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या कोई स्पेसिफिक रोल दिया है उस पर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। खान साहब से जब मुलाकात हुई थी तो उसके बाद अलवी साहब एक्टिव जब मुलाकात हुई थी तो उसमें खान साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन आरिफ अलवी साहब तो जो पार्टी में उन्हें कोई ओहदा मिल रहा है सर, ये बता दें, पार्टी पे कोई ओहदा मिल रहा है उन्हें?
मेरे पास की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मिलता है और उस पर कोई कानूनी कदगन नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या उनको कोई मिल रहा है, इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जब मौजूदा आर्मी चीफ की समरी पर दस्तखत करने से पहले आरिफ अलवी साहब न सिर्फ उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी की थी, बल्कि वो कोई पैगाम भी लेकर गए थे। सर, ये सदर साहब आर्मी चीफ से क्यों मिले थे, और वो एक भी नहीं 2 बार मिले थे, तो क्या कोई पैगाम वगैरह भिजवाया था खान साहब ने समरी पर दस्तखत से पहले? नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त जितना मुझे याद पड़ता है, मोहतरम आरिफ अलवी साहब ने उसमें बड़ा एक अच्छा रोल अदा किया था, और एक स्टेलमेट सिचुएशन शायद बन जाती, उसको उन्होंने अवॉइड करवाया था, अच्छा रोल अदा किया था, और एक मसला उस वक्त हल हुआ था। उसके बाद इश्यूज बने हैं, वो एक और सागा है और एक और कहानी है। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ी उम्मीद बंदी थी जब टॉप ब्रास चेंज हुई थी, ये एक्सपेक्टेशन थी कि चीजें फौरी तौर पे बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन अभी तक बेहतरी की तरफ क्या कोई मसला क्या हल पेशकदमी किया नहीं था हुई, उस वक्त बल्कि आरिफ अलवी साहब चीजें ने? मजीद खराब हुई। जी, मैं पूछ रही हूँ, क्या मसला हल किया था उस वक्त? देखें, आरिफ अलवी साहब ने जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही थी कि शायद उस पर कोई सवाल उठते कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बड़ी डिबेट हुई थी उन दिनों मीडिया में। आरिफ अलवी साहब ने वो मसला हल कर दिया था, वो चीजें स्मूथली हो गई थी। वो तो अच्छा रोल अदा किया था सदर मुमलिकत ने। सर, मीडिया में जो रिपोर्ट हो रहा था वो तो ये था कि इमरान खान साहब जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती के खिलाफ थे, और आरिफ अलवी साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने फिर खान साहब को मना लिया था। ऐसे ही था? देखिए, इसकी तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको आरिफ अलवी साहब बता सकते हैं, लेकिन बड़े लीडर्स की कुछ इश्यूज होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इख्तिलाफ करते हैं, आपके कुछ नहीं, आप उस कह पर रहे हैं ना अपने कि मीडिया। तहफुजात हो सकते हैं या कोई सजेशन हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब ने उसको बड़ा स्मूथली करवाने में हेल्प किया था। और बहरहाल एक बड़ा स्टेप तो था। आर्मी टॉप ब्रास की चेंज ठीक। जब होती है, आर्मी चीफ अली जब नए मोहम्मद आते साहब, हैं, थोड़ा सा आगे तो बढ़ते हुए ये एक बड़ा बताइएगा, अहम डिसीजन तो होता है रियासत के लिए। शेर अफजल मरवत साहब, आपकी जमात के एक रहनुमा जिनको पीएससी के चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया गया, फिर सऊदी अरब के खिलाफ उन्होंने बयान दिया और उनको इस चेयरमैनशिप से हाथ धोना पड़ गया। अच्छा, जिस वक्त ये सारा मामला हुआ था उस वक्त तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में फिर ऐसा क्या पैगाम मिला कि जिसके बाद उनके खिलाफ बाकायदा एक्शन हुआ? देखें, ये एक पार्टी का इंटरनल मैटर है। अब अंदर क्या हुआ उसकी बात मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में हल कर लिया जाएगा। कल भी इसमें कोई पेशरफ्त हुई है, उनकी खिदमात भी हैं, शेर अब्दुल मरवत साहब की मुश्किल वक्त में खिदमात भी हैं। कुछ एक बयान दो उनके ऐसे हैं जिसपे तहफुजात आए, लेकिन मेरे ख्याल में जो सीनियर क़यादत है उस लेवल पे इसको देखा जा रहा है, और इंशाल्लाह चीज़ें हल हो जाएंगी। और सऊदी सफीर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया? मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। ठीक, ठीक। सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ज़रा 9 मई से मुतालिक बात करूंगी। निगरान हुकूमत की मीडिया पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान मनसूबा बंदी में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शामिल थे। केपी से लोगों को बुलाकर तोड़ फोड़ बाकायदा तौर पर करवाई गई, उसकी भी मनसूबाबंदी पहले से हुई हुई थी। आप जुडिशल कमीशन की बात करते हैं तो क्या इस रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये रिपोर्ट भी उन्हीं एजेंसीज की मदद से मरतब हुई है कि जिनके रिपोर्ट ने फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होनी है जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में। टोटली एब्सर्ड रिपोर्ट है। जुडिशल कमीशन जब रिपोर्ट बनाएगी तो वो कोई रात के अंधेरे में नहीं बनेगा, उसमें हमारे लॉयर्स बैठे होंगे, हम खुद उसको, हम सब और आप मीडिया मॉनिटर कर रहे होंगे, तो ऐसी चीज नहीं है। और ये बहुत गलत इल्जाम है इमरान सर, ये खान जो साहब पे, रिपोर्ट बल्कि आई इमरान है खान साहब तो यही उस वक्त गिरफ्तार थे। इन्हीं एजेंसीज की रिपोर्ट ही तो जानी है आगे जुडिशल कमीशन में। इंक्वायरी देखिए, जज ने तो नहीं एजेंसीज करनी कोई खुद जाकर। खुदाई कलाम नहीं होता। देखिए, एजेंसीज कोई खुदाई कलाम नहीं होता। हमारी मुल्क के इदारे हैं, उसमें अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है, क्या आपने हकायक तक पहुंचने के लिए बनाई है या किसी को टारगेट करने के लिए बनाई है। जो अभी तक हुआ है पिछले 1 साल में,
टारगेट किया गया है तहरीक तो इंसाफ। फिर अली मोहम्मद खान साहब, फिर तो ये कवी इम्कान है जी, फिर तो ये कवी इम्कान है ना कि अगर ये निगरान हुकूमत की रिपोर्ट है जिसको आप तस्लीम नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस तरह से रात के अंधेरों में रिपोर्ट नहीं बनेगी, तो फिर कवी इम्कान है कि अगर इसी तरह के नताइज जो है वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में आते हैं तो फिर वो भी आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। नहीं, इसके तरह कहने को ये भी कह सकते हैं कि कल अगर सूरज मगरिब से निकला है तो क्या होगा, ये तो हवाई बातें हैं ना। मैं आपके सामने एक फैक्ट रख देता हूँ। चलें, आपने कहा ना रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में ये है, रिपोर्ट में तो बड़ी बातें हैं। क्या सारा कुछ तहरीक इंसाफ करती है? पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है हमने किया है। लेकिन आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। 4 दिन पहले डीजी ISPR ने कहा कि माफी मांगे, पत्नी क्या करे। माफी वगैरह हमने किसी से नहीं मांगनी, माफी जो है वो अल्लाह से मांगी जाती है। लेकिन आपके सामने मैं मिसाल मौजूद हूँ, मुझ पे दहशतगर्दी का दफा लगा, सीक्रेट एक्ट लगा, आर्मी एक्ट लगा, अदालत से बरी हुआ, हाई कोर्ट के हुक्म पे रिहा हुआ, बेगुनाह साबित हुआ। मुझसे कौन माफी मांगेगा? कोई है जो मुझसे माफी मांगे? एक बेगुनाह को 78 दिन जेल में रखा, दूसरे को आपने 300 दिन तक रखा हुआ, इमरान खान को। उनसे माफी कौन मांगेगा? ये बचकाना बातों से निकले, माफी मांगो, फलाना करो, अमली बातों की तरफ आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका किसने डाला, उसका जुडिशल कमीशन बने, और रजीम चेंज का जुडिशल कमीशन बने कि बैन अल-अक़वामी ईमा पे 25 करोड़ के एक मैंडेट को एक न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क में रजीम चेंज क्यों हुआ, उसमें कौन से प्लेयर्स थे, उसकी जुडिशल कमीशन बननी चाहिए। चलिए, अली मोहम्मद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। स्टूडियो में फैसल मुमताज़ राठौर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सरबराह हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर हुकूमत और एक्शन कमेटी, ये मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। मुज़ाकरात कामयाब हो गए, क्या मामला तय पाए हैं, किन निकात पर इत्तेफाक हुआ है, और क्या इसके बाद अब जो एक्शन कमेटी है वो मार्च अपना ख़त्म कर देगी, ये भी तय हो गया है? देखिए, मुज़ाकरात अभी कामयाब हुए तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमें इस चीज़ का पूरा यकीन और एतमाद है कि ये कामयाब होंगे, चूँकि ये हमारे अपने ही लोग हैं जी। और अगर इस थोड़ा सा चीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो हमें फिर ये पूरे मामले की बात अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। चूँकि ये पिछले 1 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर आटे के बुरहान की वजह से और पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी हो जाने की वजह से ये एहतजाज का आगाज़ हुआ, और फिर बढ़ते 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 आज 1 साल में ये नौबत यहाँ तक आप पहुँची कि आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल में हर सेगमेंट से लोग इस एहतजाज में शामिल हैं। सड़कें बंद कर दी गई और शदीद किस्म की, मैं समझता हूँ कि ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी है। तो इसमें कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो डायरेक्टली हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इख्तियार में नहीं है, उनका तल्लुक़ वफाकी हुकूमत के साथ। जो आपके सामने मुतालबात रखे गए हैं जी जी, वो आप दुरुस्त समझते हैं? यकीनन दुरुस्त है। दुरुस्त अगर उसको आप इस तनाजुर में देखें तो बात 1-2 मिनट लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा कि चूँकि कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ एक बड़ी नज़रियाती और दिली वाबस्तगी है, चूँकि कश्मीरी अपने आप को बाय बर्थ नहीं बल्कि बाय चॉइस पाकिस्तानी कहता है। और आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काला बाग डैम का एक बड़ा इशू है, जिसे हम ये समझते भी थे कि वो डैम बनना चाहिए लेकिन हम नहीं बना सके। कोई सिंधी बन गया, कोई बलूची बन गया, कोई पंजाबी बन गया, कोई खैबर पख्तूनख्वा का बन गया, लेकिन कश्मीरियों ने मंगला डैम के अंदर अपने आबाओ अजदाद की कब्रों को डुबो दिया और फिर मंगला डैम अपरेजिंग में दोबारा वो कब्रें डूब गईं। लेकिन आज सारे सूबों में जहाँ से बिजली पैदा होती है उनको पैदावारी लागत में बिजली मिलती है। कश्मीरियों का सबसे बड़ा ये एतराज़ है कि हमें भी बिजली उसी लागत में मिलनी चाहिए जो पैदावारी लागत है, लेकिन ये इख्तियार हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान के पास है। आज से कोई 6-8 महीने पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी काफ़ी खफा हुए थे और उन्होंने इसी तरह की बात की थी। ये केस पूरा जब बिजली के बिल्स बड़े बड़े वहाँ पर आए थे। सर, अब अगर ये आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो है वो आपको कभी इम्कान यकीन लगता है कि ये हो जाएंगे मुज़ाकरात कामयाब, अगर हो जाते हैं तो फिर आटे की फ़ी किलो कीमत क्या हो जाएगी और जो बिजली का फ़ी यूनिट है कश्मीर में वो कितने का हो जाएगा? क्या फ़र्क पड़ेगा मुज़ाकरात की? अभी भी जो कीमत है हमारी वो तकरीबन हम जो उसका 40 kg का थैला है वो सब्सिडाइज रेट पे दे रहे हैं, तकरीबन 31-3200 के करीब, और अभी तक उस सब्सिडी को बहाल रखा हुआ है। और जो बिजली की कीमत है आज भी हमने अपने बिल्स को फ्रीज़ किया हुआ है, लेकिन जब तक वफाकी हुकूमत इसका हमें पैदावारी लागत का रेट का तयन नहीं करती
उसमें जो अखराजात हैं दीगर हमारे साथ बैठ के तय नहीं करती। इस हवाले से हमारी पिछली निगरान हुकूमत के साथ हमारे वर्किंग ग्रुप्स बने थे, हमारी बातचीत जारी थी, लेकिन फिर इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद फिर नई हुकूमत दोबारा से कायम हुई। आज भी इस हुकूमत में कोलिशन पार्टनर भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ भी मिल के आए हैं, उन्हें भी हमने सारी सूरत हाल से आगाह किया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी इस हवाले से आगाह किया है। तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से बड़ा मुस्बत जवाब है। रुकावट कहाँ आ रही है? मुस्बत जवाब वहाँ से भी आ रहा है, आप कह रहे हैं मुतालिबात भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, फिर आप बाकायदा नुमाइंदगी भी कश्मीर की कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी में, तो रुकावट कहाँ है फिर? रुकावट तो वफाकी हुकूमत से ही है ना जी। उनकी ये फैसले तो उन्होंने करने हैं, उन्होंने चीज़ें देनी है। आज़ाद कश्मीर के पास, हमारी हुकूमत के पास हमारे इख्तियारात एक आइन के तहत ही हैं, हमारे पास बजट भी एक लिमिटेड हद तक ही है, हमारे पास सोर्सेज वसाइल भी एक हद से ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें तो वफाकी हुकूमत ने तय करनी है। जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर का इख्तियार है, हमने उस पर अमल दरामद किया हुआ है। सर, आप कह रहे हैं कि आपकी सदर साहब से भी मुलाकात हो गई, आपकी मुलाकात वज़ीर आज़म साहब से भी हो गई, तो उनकी तरफ से क्या मैसेज आपको मिला? उन्होंने कमेटी बनाई है, वो कल एक दिन में हमसे बातचीत करेगी। हमसे इस मामले में हमने ये तमाम मामलात और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का हमने इज़हार किया है, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त आप ये देख लीजिए कि इसमें कोई पार्टी नहीं है, तमाम लोग शामिल हैं इसमें, वकील भी हैं इसमें, ट्रेडर्स भी हैं इसमें, आम लोग भी शामिल हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, चूँकि एक मीडिया के अंदर एक तरफ मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है और दूसरी तरफ अगर रियासत के अंदर रियासती की पुलिस अपने लोगों पे लाठियां बरसाए, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा और सर, इन्हीं पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक पुलिस ऑफिसर की जान भी चली जाए, इसके अलावा लोगों की गिरफ्तारियां भी हो जाएं, तो फिर उसका केस का एक्शन कमेटी क्या करने जा रही है? क्या FIR दर्ज करवाएगी? FIR दर्ज हो चुकी है और जिम्मेदारी किस पर आ रही है? देखिए, हुकूमत ने तो इस वक्त तक ये पूरी कोशिश की है कि आप ये देख लीजिए कि इस वक्त 50 के करीब पुलिस के लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक पुलिस वाला शहीद भी हुआ है, लेकिन अभी तक आम लोगों में से कोई ऐसी इतला नहीं आई कि कोई ज़ख्मी हो। हमने ये पूरी हुकूमत की तरफ से ये बड़े खुले अंदाज में ये पैगाम था कि वेपन्स का इस्तेमाल ना किया जाए, कोई ऐसी चीज़ ना की जाए। लेकिन लाजमी बात है कि इस तरह के इवेंट में लाठी चार्ज जो चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। पुलिस आपकी, अगर आप ही की पुलिस लोगों के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है और लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले जो लोगों के घरों में जाकर छापे मारे जा रहे हैं, सर हुकूमत ही तो आपकी है ना। देखिए, ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और फिर रियासत की जिस तरह से हसासियत हैं उन चीज़ों को देखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी हुकूमत की तरफ से ये पूरी कोशिश की गई है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिससे आज़ाद कश्मीर जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में चला जाए कि जहाँ से वापसी का रास्ता ना हो। और अभी भी हमें यकीन है, जो कि इस जो जॉइंट एक्शन कमेटी है। आप समझते कि गवर्नमेंट से गलती हो गई? क्योंकि आज कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, आज कोई ऐसी चीज नहीं हुई, तो जो एहतजाज था वो भी पुरअमन रहा। तो जो पिछले 1-2 दिन में हुआ वो हुकूमत गलती कर गई और इसकी वजह से फिर दुश्मन फायदा उठा रहा है। पूरी रियासत के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर यह एहतजाज हो रहा है, हर जगह की अपनी एक सिचुएशन है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है और अपनी इंतजामिया अपने लिहाज से चीज़ों को टैकल करती है। तो इस हवाले से यकीनन कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा इंतशार फैला है। सर, एक्शन कमेटी का एक मुतालबा है जो आप लोग बराह रास्त हल कर सकते हैं, जी। जो ये है कि वुज़रा की जो तादाद है वो कम की जाए, जो लागत आ रही है उसको कम की जाए, एक्सपेंडिचर्स जो हो रहे हैं वो कम किए जाएं, और ये आप लोग खुद कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी वज़ीर आज़म साहब से जब मिलने के लिए गई थी तो मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि क्यों इतनी बड़ी आपकी कैबिनेट। वुज़रा की तादाद को भी समझने की जरूरत है। यकीनन ये तादाद मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की असेंबली के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं सिंगल पार्टी हुकूमतें थीं और 27-28 उसमें वुज़रा होते थे। ये पहली हुकूमत है रियासत की जो कि 3 पार्टियों की हुकूमत है, जिसकी वजह से आधी तादाद ज़्यादा हुई और यकीनन लोगों का इस पर एतराज़ भी है। लेकिन ये हुकूमत जो है इसने ये कोशिश की है कि इस अरसे के अंदर कोई इजाफी अखराजात ना किए जाए, नई गाड़ियाँ ना ख़रीदी जाए, नई पोस्टें ना क्रिएट किए जाए, लेकिन हर चीज़ पर बातचीत की जा सकती है, इसमें कोई अमर माने नहीं। हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर एतराज़ नहीं है, लेकिन ये जो सूरत हाल है मैं समझता हूँ कि आवाम का इस हालात में जो सड़कों पे आ जाना, अब इसको कहीं ना कहीं आखिरकार ये PTI मुतालबा कर रही है सर कि वज़ीर आज़म साहब इस्तीफ़ा दें, तो क्या लगता है आपको कि अगर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं मामला सेटल डाउन हो जाएंगे? देखिए, PTI के तो बेशतर लोग इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं जी,
और ये मुतालबा मेरे ख्याल में वहाँ की जो छोटी सी 3-4 रुकनी अपोजिशन उनकी तरफ से आया है, और मुतालबात जो हैं सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े से मशरूद नहीं, ये मामलात से और लोगों के मसाइल से मशरूद हैं। और मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म समेत, कैबिनेट समेत और तमाम लोग ये सर समझते अब्दुल हैं। कयूम नियाज़ी साहब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं सर। देखिए, ये उनका यकीनन मुतालबा हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो मामला है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का नहीं है। मामला इस वक्त लोगों की बिजली का है, मामला इस वक्त आटे का है, महंगाई का है, लोगों की मुश्किलात का है, और लोगों से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और वाबस्तगी का है। लोग ये चाहते हैं कि उन्हें खुसूसी तवज्जो दी जाए और उनके मामलात को पूरी यकसुई से देखा जाए। क्या सदर साहब से मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से, अनवारुल हक साहब के हवाले से भी बात की गई है? क्या शिकायत की गई हैं पीपल्स पार्टी के लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन नहीं कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन बल्कि मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमें बड़ी इस बात पे खुशी भी हुई कि हमारी जब प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई तो प्रेसिडेंट साहब ने ये कहा कि मैं कश्मीरियों के लिए आखिरी हद तक जाऊँगा, और मुझे जिस तरह से भी कुछ भी करना पड़े, मैं ये जो आपके मसाइल है इसको हल करूँगा। और ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सर। प्रोग्राम में आप साथ पॉलिटिकल मामलात पूरे पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी की वाली सिचुएशन है, लेकिन अगर कश्मीर में इस तरह के कोई मामलात होते हैं तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि दुश्मन उससे फ़ायदा उठाता है। तो हुकूमत को, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, इनको बड़ी संजीदगी के साथ इस मसले को हल करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हुकूमत कह रही है पाकिस्तान PTI के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। मेरे साथ नैयर बुखारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से हम हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, साथ साथ कह रहे हैं कि माहौल को साजगार बनाने के लिए बानिए PTI की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है, और इनफैक्ट लीगी कायद भी इस पेशरफ्त के लिए तैयार हैं। उनके हवाले से भी वो ग्रीन सिग्नल का बता रहे हैं। तो सर, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है, और क्या सोच रहे हैं आप? देखिए जी, पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान हमेशा डायलॉग होता है ऑन इश्यूज़, और होना भी चाहिए, और पॉलिटिक्स भी यही है। और मैं समझता हूँ कि एरोगेंस नहीं होती पॉलिटिक्स में, और फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, बात करनी चाहिए। लेकिन आज मुल्क जहाँ पे खड़ा है, जो इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं, तो ये तो ज़िम्मेदारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बनती है ना। अगर आवाम वोट दे के भेजते हैं वानों में, या आवाम अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली जो तोक़ो भी करते हैं कि जो लीडरशिप वहाँ बैठी है वो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करे। तो ये बाहर से आके इश्यूज़ तो रिजॉल्व नहीं करेगा। इस पाकिस्तान की यही लीडरशिप है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है। उनको ये एहसास करना चाहिए, और एक मेचोरिटी का सबूत देते हुए डायलॉग करना चाहिए, और इश्यूज से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए। रहा मामला बेल का, दो बातें हैं। एक तो कोर्ट्स का ये डोमेन है, उनकी ही जो जुरिसडिक्शन बनती है, वो केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन को एतराज़ ना हो तो ऑब्वियसली कोर्ट्स इन बात को भी कंसिडर करती है। राना सनाउल्लाह साहब गवर्नमेंट में बैठे हैं और रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रोसिक्यूटर्स भी इनके हैं। तो डायलॉग पे मैं बिलीव करता हूँ, मेरी क़यादत भी बिलीव करती है। डायलॉग ही हल है मसाइल उनको हल करने के लिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए। बुखारी साहब, पिछले हफ्ते फैसल करीम कुन्नी साहब ने बतौर गवर्नर हलफ उठाया KPK में, और फिर उसके बाद से वज़ीर आला और गवर्नर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हो गया। एक तरफ से बात होती है गवर्नर राज की, दूसरी तरफ से बात होती है पेट्रोल बंद करने की। सर, इस तरह से मामलात संगीन नहीं हो जाएंगे KPK में? देखिए, आगाज़ किसने किया, और डे 1 जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट क्या है, वफाक की जानिब उनका रवैया क्या है, उनकी गुफ्तगू क्या है, और उनकी माजी की गुफ्तगू भी आप सामने देख लें। तो अब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों KPK से हैं, और वो अपोनेंट्स भी हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। वो बिटरनेस तो होती है, लेकिन गवर्नर एक समझदार आदमी है, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका। वो पार्लियामेंट में रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, फिर पार्टी के वो ऑफिस बेरर हैं।
लेकिन अगर जिस किस्म की गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर साहब करते हैं तो somebody has to respond। उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि वो अपने दायरा अख्तियार में रह के चीफ मिनिस्टर साहब काम करें, वो ट्रेसपास भी ना करें और ट्रांसग्रेस भी ना करें। तो ये जब तक सूबों के वफाक के रिलेशंस अपने ठीक नहीं होते हैं तो फिर ना तो सूबे अपना काम कर सकेंगे, ना वो तकवीत पकड़ सकेंगे, ना मरकज़ मजबूत हो सकेगा। तो ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इनको और वफाक को कोहिजन के साथ काम करना है। तो अभी मैं समझता हूँ कि क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट से हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं, गवर्नर राज इज़ नो सोल्यूशन जब तक वो उस सूबे की कैबिनेट टोटली, आइन ये बात कहता है कि जब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टोटली उनका फेलियर हो जाए, इन अकॉर्डेंस विद लॉ अगर गवर्नमेंट वो रन ना कर सकें, तो फिर अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि सूबे का इंतज़ाम और इंतज़ाम किसके पास होगा, वफाक संभाल लेती है और गवर्नर रिप्रेजेंट करता है वफाक को, लेकिन दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। सर, वज़ीर क़ानून ने ऐलान किया है कि वो जजेस की तकर्री के हवाले से आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो आपकी क्या पोजीशन है इस पर? क्योंकि मुझे याद है PDM की हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब तो बाकायदा तौर पर अदालती इस्लाहात का मुतालबा भी करते रहे, बल्कि यहाँ तक भी कहते रहे कि जो 19वीं तरमीम हुई थी वो ज़बरदस्ती करवाई गई थी। बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत दफ़ा कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ कि मैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी 18th अमेंडमेंट के नीचे बनी, मैं उसका मेंबर भी था और मैं उसको हेड भी करता था, और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस और मेरी कमेटी की ऑब्जर्वेशंस भी थी कि एक जजमेंट जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने पास की, वो कमेटी को बड़ा टूथलेस बना दिया और वो फिर बड़ा नेपोटिज्म रहा, फिर वो फेवरेटिज्म रहा जजेस की अपॉइंटमेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी का तो रोल ही नहीं रहा था। और मैं समझता हूँ कि वो रोल होना चाहिए, क्योंकि ये हुआ इशू इसलिए कि हमने कुछ 6 जजेस को डिसअप्रूव किया। ये 2011 की बात है, और एक फेक सी पिटीशन करवा के अपने पसंदीदा आदमी से और पार्लियामेंट्री कमेटी के जो फैसले हैं उनको अनडू कर दिया। हालांकि उनमें ऐसे जजेस थे जिनके बारे में ये भी लिखा था कि उनके इनकम टैक्स के मामला थे, किसी की और नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में थे। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट्री कमेटी 18th अमेंडमेंट में आपने बनाई है और उसकी अप्रूवल ज़रूरी है, तो फिर ये मैं समझता हूँ इख्तियार उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, उस कमेटी को इख्तियारात उन्हीं के पास होना चाहिए। सर, आपको लगता है वैसे कि ये तरमीम अब हो सकेगी? क्योंकि जिस वक्त वज़ीर क़ानून ने ऐलान किया था उस वक्त ऑब्वियसली नंबर गेम कुछ और था, लेकिन अब जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अबूरी फैसला है उससे नंबर गेम तब्दील हो गया। पहले भी अमेंडमेंट्स तो होती रही हैं, और जब वो PTI की गवर्नमेंट थी तो ये एक्सटेंशन का इशू था तो सब ने वोट किया था। तो अगर रिक्वायरमेंट है इस में तरमीम करने की, और वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, इस मुल्क के मफाद में, जुडिशरी के मफाद में है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बाकी जो अपोजिशन के बेंचेस हैं उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए। सर, पीपल्स पार्टी बजट के बाद कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है? देखिए, पॉलिटिक्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो सामने आ जाती होती हैं। बहरहाल राना साहब ने भी कहा, और अब ये भी खबरें थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी चेयरमैन बिलावल से रिक्वेस्ट की, जो रिसेंट मीटिंग थी। तो मैं बारहा हम कह चुके हैं कि हमारी ये CEC का फ़ैसला है, तो अगर इस किस्म की प्रपोज़ल है तो चेयरमैन साहब ऑब्वियसली उसकी रखेंगे CEC के सामने, उसमें फिर डेलिब्रेशन होगी, क्योंकि जाने का फ़ैसला भी CEC का फ़ैसला था। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नैयर बुखारी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। समुद्री तूफ़ान, बर्फानी तूफ़ान, बरसाती तूफ़ान के बाद अब दुनिया को शमसी तूफ़ान का सामना है। ताकतवर शमसी तूफ़ान 21 साल के बाद 10 मई को दुनिया से टकराया, जिसके असरात 2 से 3 दिन तक जारी रहे। सूरज से निकलने वाले आग के गोले ज़मीन पर कैसे जामुनी और हरे रंग में तब्दील हो गए,
अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में आसमान का रंग तब्दील होने के क्या असरात होंगे? शमसी तूफान आया क्यों? आने वाले दिनों में ऐसे तूफानों का सामना हो सकता है? ये सवाल नाजरीन गुज़िश्ता 2 रोज़ से उठाए जा रहे हैं। ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर सूरज बरकी हाइड्रोजन और हीलियम समेत दीगर जलती हुई गैसेस का एक उबलता हुआ सितारा है। जब ये हरकत करता है तो इसकी पेचीदा तरीन मकनातीसी फील्ड में तवानाई इकट्ठा होती रहती है। जब हाइड्रोजन हीलियम एटम से मिलती है तो सूरज की अंदरूनी सतह का दर्जा हरारत 15 मिलियन ग्रेड तक पहुंच जाता है। सूरज पर हर वक्त हरकत करने वाली गैसेस बेतरतीब मकनातीसी फील्ड पैदा करती हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरज की ये मकनातीसी फील्ड तब्दील होती रहती है और लहरें आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि ये मकनातीसी तवानाई रोशनी की शदीद चमक या शमसी शोलों की लहरों की सूरत में निकलती है और मकनातीसी प्लाज्मा और शमसी ज़रात का बड़े पैमाने पर अखराज होता है, जिसे शमसी तूफ़ान कहा जाता है। सूरज की सतह पर पैदा होने वाले तूफ़ान के नतीजे में उठने वाली लहरें लाखों किलोमीटर की होती हैं। ज़मीनी मकनातीसी फील्ड हमारी हिफाजत करता है, लेकिन कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर यह मकनातीसी फील्ड कमज़ोर है। वहाँ फ़ज़ा में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स चमकना शुरू कर देते हैं, जिससे रंग बिरंगी रोशनियों का एक शानदार नज़ारा पैदा होता है, जैसा कि गुज़िश्ता शब अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुआ, जब आसमान पर मुख्तलिफ रंग की रोशनियाँ देखी गईं। इस मरतबा ये शमसी तूफ़ान इस कदर शदीद है कि कुतुब शुमाली की रोशनियाँ जुनूब तक फैल गईं, जिससे यूरोप और अमेरिका के कई शहरों का आसमान गुलाबी हो गया। माहिरीन का मानना है कि ये इंतहाई नायाब है। ऐसा बड़े सन स्पॉट क्लस्टर की वजह से हो रहा है और इस मरतबा सन स्पॉट क्लस्टर का मजमूई फैलाव कई लाख किलोमीटर यानी ज़मीन के रकबे से 15 गुना ज़्यादा है। हर शमसी तूफ़ान में दुनिया के तमाम जोहरी हथियारों के मजमूए से 1 लाख गुना ज़्यादा तवानाई होती है। ये ज़मीन के बुनियादी ढांचे को तबाह करके सारे निज़ाम ज़िंदगी को मुअत्तल कर सकता है और जैसे जैसे हमारा इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर बढ़ता जा रहा है, ऐसे शमसी तूफ़ान हमारे लिए बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं। शमसी तूफ़ान से ज़मीन की मकनातीसी फील्ड मुतासर होती है, जो मवासलाती निज़ाम में ख़राबी पैदा कर सकती है। साइंसदानों के मुताबिक शमसी तूफ़ान से ऐसे करंट पैदा हो सकते हैं जो बिजली पैदा करने वाले पावर ग्रिड्स और ट्रांसफार्मर्स को मुतासर कर सकते हैं। GPS सिग्नल्स में खलल पड़ सकता है और ताबकारी से जहाज़ भी मुतासर हो सकते हैं। मवासलाती निज़ाम मुतासर होने से खला में मौजूद सैटेलाइट के निज़ाम में भी ख़राबी पैदा हो सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस तूफ़ान से पाकिस्तान को कोई ख़तरा है? तो इत्मीनान रखिए। पाकिस्तानी खलाई इदारे स्पार्को का कहना है कि मौजूदा शमसी तूफ़ान के असरात से पाकिस्तान के मुतासर होने का खदशा कम है। इससे पहले नाज़रीन, जुलाई 2012 में इस सदी का सबसे बड़ा शमसी तूफ़ान ज़मीन के मदार से गुजरा था और सिर्फ 9 दिन के फ़र्क से ज़मीन इससे बच गई थी। अगर वो शमसी तूफ़ान ज़मीन से टकरा जाता तो बड़े पैमाने पर मवासलाती तबाही हो सकती थी। इससे पहले अक्टूबर 2003 में शमसी तूफ़ान ज़मीन से टकराया था, जब स्वीडन में बिजली का निज़ाम ज़िंदगी तबाह हो गया था। जनूबी अफ्रीका में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि शमसी तूफ़ान से पैदा होने वाले मकनातीसी शुआओं से जापान का एक मसनूई सैयारा भी तबाह हुआ था। अब तक का सबसे ताकतवर शमसी तूफ़ान सितंबर 1859 में आया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद टेलीग्राफ सिस्टम को नुकसान पहुंचने के साथ साथ पेरिस से बोस्टन तक बिजली के निज़ाम में खलल पड़ा था और आम तौर पर सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल से नज़र आने वाली रोशनियाँ गैर मामूली तौर पर कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हवाना, क्यूबा, सैंडियागो और चिली समेत कई ममालिक में देखी गई थी। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नाजरीन के दिल निकले ना तो जहनों को माफ बना दें, सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लें। जो साथ ना रहना चाहे बंदूक की जोर पर इसको अपना गुलाम बना लें। जो हुर्रियत की राह पर चलने की कोशिश करे उस राह को ही धुदला कर रख दें। जो जागती आंखों से आज़ादी के ख्वाब देखें, उन आंखों पर नशे का पर्दा डाल दें। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार बज़ाहिर इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। श्रीनगर के CMHS अस्पताल की OPD में हर 12 मिनट में नशे में मुब्तला एक कश्मीरी को लाया जाता है, लेकिन मकबूजा वादी की यह तस्वीर पहले तो नहीं थी। ये तस्वीर उस वक्त बुनना शुरू हुई है जब इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। यही वो वक्त था जब मकबूजा वादी में बुरहान वानी की शक्ल में मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को नया हीरो मिला।
जिसकी आवाज़ पर सैकड़ों नौजवानों ने लब्बैक कहा। वो शहीद हुआ तो जनाजे में शिरकत के लिए पूरा का पूरा कश्मीर उमड़ आया। हर गली और मोहल्ले में एहतजाज हुआ, आज़ादी के नारे लगे। मोदी सरकार को अपने खिलाफ एक नई तहरीक आज़ादी खड़ी होती हुई नजर आई तो फिर नौजवानों को नशे की लत से मुतारिफ करवाने के लिए खामोश मंसूबे का आगाज कर दिया। जर्मन नशरियाती इदारे DW ने ऐसे ही एक नौजवान से बात की जो बुरहान वानी की शहादत के बाद एहतजाज का हिस्सा बना, नशे की लत में मुब्तला कर दिया गया। अब ये सूरत हाल इतनी संगीन है नाज़रीन कि मकबूजा वादी में नशे के फैलाव को आलमी मीडिया वबा करार दे रहा है। BBC के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस के मुताबिक चंद बरस पहले रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 मरीज अस्पताल आते थे और अब ये तादाद बढ़कर 200 तक जा पहुंची है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। ट्रिब्यून इंडिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस की तहकीक का हवाला देते हुए इंकशाफ किया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर ने मुनशियात के केसेस में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है और इस वक्त तकरीबन 10 लाख से ज़ायद कश्मीरी मुनशियात की लत में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये आदाद शुमार वो हैं जो हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं। अगर आज़ाद राय की बात करते हैं तो ये तादाद इससे फिर कहीं आगे चली जाती है। मकबूजा कश्मीर की कुल आबादी 1 करोड़ 25 लाख के लगभग है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कुल आबादी का 10.8% मुनशियात की लत में मुब्तला है। इसमें जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि मुनशियात की लत में मुब्तला अफराद में से 1,68,000 से ज़ायद अफराद की उम्रें सिर्फ 10 से 17 साल के दरमियान है। यानी इसका निशाना स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाने वाले तालिब इल्म हैं। वो नौजवान नस्ल है जो कल को अपना हक लेने के लिए मोदी सरकार के गले पड़ सकती है, हर गली और मोहल्ले में बुरहान वानी पैदा कर सकती है, नरेंद्र मोदी के खोखले दावों और वादों को मिट्टी में मिला सकती है। इसीलिए तो मोदी इन कश्मीरी नौजवानों से इतना डरता है, उनका सामना करने से घबराता है। 2019 जब मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया, उसके बाद से आज तक वादी को छावनी में बदल कर रखा हुआ है। मोदी सरकार का दावा है कि उनके इस इक़दाम से खित्ते में अमन आया है, तरक्की की राहें खुली हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो कुछ और ही बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो अपनी इंतखाबी मुहिम में मकबूजा कश्मीर शोरश के ख़ात्मे और उसको भारत का हिस्सा बनाने को बड़ी कामयाबी के तौर पर गिनवा रहे हैं, कश्मीरियों के रद्द अमल से इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने कश्मीर में एक भी उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। आलमी नशरियाती इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सन 1996 के बाद ये पहला मौका है कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है। हालांकि 2016 में मकबूजा कश्मीर में होने वाले रियासती इंतखाबात में बीजेपी दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई थी और उसने कुल 87 नशिस्तों में से 25 पर कामयाबी हासिल की थी और PDP के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। ये मकबूजा कश्मीर में होने वाले आखिरी असेंबली इलेक्शन थे और उसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके रखा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि बीजेपी इलेक्शन को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के ख़िलाफ़ अवामी रेफरेंडम में तब्दील होने से रोकना चाहती है। अगर अवाम खुश होते तो बीजेपी इलेक्शन लड़ने से कभी हिचकिचाती नहीं। मोदी ने ये जो फैसला किया है ना, ये अपनी बची कुची साख बचाने के लिए किया है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को और कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।